नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आप भारत 24 पर द रुबिका लियाकत शो। आज कौन कौन से वो बड़े मुद्दे और मसले हैं जिनको द रुबिका लियाकत शो में आप तक पहुंचाना है, बता देना चाहती हूँ। नू हिंसा किसकी साजिश है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे भी मन में है, आपके मन में भी है, और हमने कुछ पड़ताल की है। कुछ ऐसे बिंदु हैं, कड़ियां हैं जिनको जोड़ने की कोशिश की है। मोदी, मुसलमान और मिथ, ये मिथ बड़ा महत्वपूर्ण है। और बीमारियों का मौसम है, देखिए मेरी भी तबीयत खराब है, इस पर भी होगी बात। तो क्या क्या आपके लिए तैयारी द रुबिका लियाकत शो में, एक नजर। बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए उनकी भरपूर सराहना हो रही है। तो द रुबिका लियाकत शो की मैं शुरुआत करूं उससे पहले ये देखिए, शुरुआत की मैं 3 खबरें आपको बता चुकी हूं। चौथी, शाहबाज को भारत पर कैसे प्यार आया है दोबारा, ये बताएंगे। और मेरा हिंदुस्तान में कश्मीरी संस्कृति कैसे हमारी शान है, आन बान शान का जिक्र होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज बात होगी हरियाणा के नूह की, जो सोमवार को कई घंटे तक जलता रहा, बवाल होता रहा। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में है और मैं जानती हूं कि आपके मन में भी होगा, आखिर नूह में ये हिंसा हुई तो हुई कैसे? इसके पीछे की वजह क्या है? सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर हिंसा की क्रोनोलॉजी पर बात हो रही है, लेकिन इस क्रोनोलॉजी को समझने के लिए नूह को आपको समझना बेहद जरूरी है। और इसीलिए आज मैं नूह हिंसा की पूरी कहानी आपके सामने लेकर आई हूं। इसी के जरिए कुछ सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करूंगी। जो सवाल मेरे मन में है, मुझे लगता है आपके मन में भी होंगे। और वो क्या सवाल है? नूह हिंसा की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हो सकती है? एक शोभा यात्रा, जलाभिषेक यात्रा जो बरसों बरस से निकाली जा रही है, उस पर पत्थरबाजी और पूरे नूह को आग के हवाले कैसे किया जा सकता है? नूह मामले में एफआईआर हुई है, वो एफआईआर क्या कहती है? तीसरा ये कि हिंसा साजिश का हिस्सा थी या एक्शन का रिएक्शन, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए इन तीनों सवालों को जहन में रखिएगा। शुरुआत कर रही हूं दूसरे सवाल के जवाब के साथ। एफआईआर की कॉपी हमारे पास भी मौजूद है। लगभग 44 एफआईआर इस नूह हिंसा में दर्ज हुई है। एक एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। यह एफआईआर उस अधिकारी ने दर्ज कराई है, मेरे शब्द को बिल्कुल ध्यान से गौर से सुनिएगा। उस अधिकारी ने दर्ज कराई है जिसके जिम्मे नूह में निकाली जा रही जलाभिषेक यात्रा की सुरक्षा थी। यह एफआईआर आबिद हुसैन ने दर्ज कराई है। आबिद हुसैन ये सब डिविजनल इंजीनियर पद पर तैनात हैं, जिनको जलाभिषेक यात्रा के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया था। आबिद हुसैन के एफआईआर के मुताबिक 31 जुलाई 2023 को जलाभिषेक यात्रा के दौरान एक समुदाय के 700 से 800 अज्ञात लोगों की तरफ से यात्रा में शामिल लोगों और पुलिस पर पथराव किया जाता है। अवैध हथियारों से जानलेवा हमला होता है। इसके बाद सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। पूरे हंगामे के दौरान आबिद हुसैन और बाकी अधिकारियों को सूचना मिलती है कि 400-500 की भीड़ ने जलाभिषेक यात्रा में शामिल 35 से 40 लोगों को घेर लिया है। इसी सूचना के आधार पर यह अधिकारी नूह के वार्ड नंबर 9 में स्थित राम मंदिर के पास पहुंचते हैं। पुलिस ने वहां 400 से 500 की उग्र भीड़ देखी और पुलिस ने उसके बाद बल प्रयोग करने का फैसला लिया। फिर पुलिस ने किसी तरह से फंसे इन 35 या 40 लोगों को बचाया। इस एफआईआर से साफ है कि 700 या 800 लोगों की भीड़ पहले से ही जलाभिषेक यात्रा पर पथराव और हमले की तैयारी में थी, जिसका एक सबूत मैं आपको अभी दिखा देती हूं। एक वीडियो देखते। सरकार होश माजा और नासिर जुनैद को भी हमने इंसाफ चाहिए, ठीक है ना? कितने तुम बजरंग दल वाले इस वीडियो में कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए हमारे वीडियो एडिटर ने इसे म्यूट कर दिया है।
लेकिन इस वीडियो के शेयर करते हुए कुछ शब्द भी लिखे गए हैं। आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल एक विधायक के भाषण में भी सुनेंगे। अब वो भाषण सुनिए। अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गया, इसकी प्यास सी ना पड़ी तो मेवात भी हमसे कॉल करेगा। इसमें बहुत आतंक उठा जाए मेवात में। फिरोजपुर जिरका के विधायक मामन खान, ये बयान उनका 22 फरवरी 2023 का है, जिसे हरियाणा विधानसभा में दिया गया था। मामन खान ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वही शब्द आप वायरल वीडियो में भी देख चुके हैं। मतलब एक ही शब्द 6 महीने से इस्तेमाल किए जा रहे थे, प्याज फोड़ दूंगा। एक ही शख्स मोनू मानेसर के खिलाफ ये शब्द कहे जा रहे थे। शब्द क्या थे? प्याज फोड़ देंगे। अब मामन खान के एक ट्वीट को भी देख लीजिए। कांग्रेस के विधायक है मामन खान, उन्होंने ये ट्वीट किया था 30 जुलाई 2023 को और उसके ठीक 24 घंटे के अंदर हिंसा हो जाती है। ट्वीट की कॉपी इस वक्त मेरे हाथों में है और मैं आपको वो ट्वीट पढ़कर सुनाती हूं, आपके सामने है। मेवात में कल से तरह तरह की अफवाह चल रही है। आप किसी भी साथी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने विधानसभा में भी आपकी लड़ाई लड़ी थी और मेवात में भी आपकी लड़ाई लड़ूंगा। 1:55 पर जुलाई 30, 2023 44,700 के व्यूज है इसके, यानी 44,700 के आसपास। 333 रीट्वीट, 11 कोट्स है, 1,933 लाइक्स है, 2 बुकमार्क है। लेकिन जो ये पढ़कर मैं आपको सुना रही हूं, इसे आज सुबह ही मिटा दिया गया है। और मिटाने वाला कौन होगा? जिसने किया है। विधायक जी, जिनको बतौर जनप्रतिनिधि शांति स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए था, वो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। ये तो हमने इसकी कॉपी निकाल दी थी, स्नैपशॉट लेकर ये कॉपी निकली हुई है, वरना क्या होता? क्योंकि विधायक साहब तो इस ट्वीट को डिलीट कर चुके हैं दोपहर के करीब। धमकी और उकसाऊ बयान दे रहे हैं विधायक जी। जब जनप्रतिनिधि का ये हाल है तो वहां पर मौजूद बाकियों का क्या होगा? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए क्या? मामन खान ने अपना ये ट्वीट, फिर बता दूं, डिलीट कर दिया है। मेरी टीम ने इसका प्रिंट निकाल के रखा हुआ था और इसीलिए आपके सामने मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इसे रख सकती हूँ। जब नूह हिंसा की आग में जल चुका, तब भाई साहब ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। और मैं इसीलिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस से यह सवाल पूछना चाहती हूं कि आप अपने इस विधायक को क्या सजा देंगे? क्या पार्टी से बाहर कर देंगे? क्या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे? आज आपको संदेश देना चाहिए कि हम हर उस शख्स के खिलाफ है जो समाज में उन्माद फैलाने वाली बात कर रहा है। और रुकिए, ये मत कहिएगा कि देखिए अटैक करने के लिए रूबिका लियाकत सामने आ गई है। अभी मोनू मानेसर की भी बात होगी, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो दोनों किरदार जिनके इर्द गिर्द नूह की हिंसा घूमी है, उग्र हुई है, उन दोनों का मैं जिक्र करूंगी। सेक्युलरिज्म की असली परिभाषा है कि नहीं कि जो शख्स धार्मिक उन्माद या किसी तरह का सामाजिक उन्माद फैलाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। नूह में रह रहे मुसलमानों के बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है जब हम इन सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं। एक किस्सा सुनाती हूं आपको। नूह मेवात का हिस्सा है। मेवाती मुसलमानों का इतिहास योद्धाओं से भरा हुआ है। जब बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, तब मेवात के हसन खान मेवाती राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वतन के खातिर शहीद हो गए थे। इसके बाद बाबर के पोते अकबर ने 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के खिलाफ जंग छेड़ी, तो मेवात के हकीम खान की तलवारों ने अकबर के सेनापति मान सिंह के सामने कड़ा मुकाबला पेश किया और महाराणा प्रताप के लिए सुरक्षित रास्ता बनाया। यह मेवात का इतिहास रहा है, लेकिन आज स्याह है। उसी मेवात में आज जो हो रहा है वो हमारा सर शर्म से नीचा कर देता है। इसीलिए अब उस शख्स की भी बात हो जानी चाहिए जिसकी वजह से बार बार ये कहा जा रहा है प्याज फोड़ दी जाएगी। मोनू मानेसर ने 30 जुलाई 2023 को एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उसने नूह में प्रस्तावित जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने की बात कही, चैलेंजिंग वे में। आप एक बार उस वीडियो को देखिए। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से।
सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम को यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की जय हो, जय हो। अब आप कहेंगे मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऐसा तो कोई बात नहीं बोली है। गौ माता का नाम ले रहा है, प्रभु राम का जिक्र कर रहा है, जलाभिषेक में आने का आवेदन दे रहा है, सबको निमंत्रण दे रहा है। नूह के लोगों का कहना है कि इसी वीडियो के बाद कुछ समुदाय के हिंसा पसंद कुछ लोगों ने जलाभिषेक यात्रा को निशाना बनाने का प्लान बनाया। इसी मोनू मानेसर के खिलाफ मामन खान ने फरवरी में जो लहजा अपनाया था वो अभी आपको सुना रही थी मैं। दरअसल मोनू मानेसर बजरंग दल के गौरक्षक दल का हरियाणा प्रमुख है। इसका असली नाम है मोहित यादव। मोनू मानेसर पर राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले कथित गौ तस्कर जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है, यानी ये हत्या का आरोपी है। जुनैद और नासिर का अपहरण 15 फरवरी 2023 को हुआ। इसके बाद हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई कार में दोनों का शव 16 फरवरी 2023 को मिला। राजस्थान की भरतपुर पुलिस ने जुनैद और नासिर की अपहरण और हत्या मामले में जो चार्जशीट दाखिल की है उसी में इस मोनू मानेसर का नाम है। यह आरोपी बना हुआ है। राजस्थान पुलिस के मुताबिक यह अभी भी भगौड़ा है, लेकिन फोन पर तो बड़ा आप आइए, शामिल हो जाइए जलाभिषेक में, हम यहां जा रहे हैं। न जाने कहां सो रही थी ये पुलिस। बजरंग दल और मोनू मानेसर जुनैद और नासिर की हत्या में शामिल होने से लगातार इनकार कर रहे हैं, तो फिर भगौड़े क्यों हो भाई? पुलिस के सामने आ जाओ ना, सरेंडर कर दो, सच का सच, झूठ का झूठ, सब कुछ सामने आ जाएगा। जब भरतपुर पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो इस मोनू मानेसर के समर्थन में बड़ी पंचायत आ गई। भीड़ को देखते हुए भरतपुर पुलिस मोनू को गिरफ्तार नहीं कर पाई। नूह में मोनू मानेसर के काम को लेकर बहुत नाराजगी है। जलाभिषेक यात्रा में मोनू मानेसर के शामिल होने की खबर मिलने के साथ ही नूह में असामाजिक तत्व एक्टिव हो गए। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक भड़का रहा है और दूसरा भड़क रहा है। मैं कह रही हूं यहां तक तो फिर भी ठीक है कि एक गुस्सा दिला रहा है और दूसरे को गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप इसे कैसे जायज ठहरा सकते हैं कि आप अपनी छतों पर पत्थर इकट्ठा कर लेंगे, आप वहां पर मौजूद गाड़ियों में आग लगा देंगे? आपने क्या समझ रखा है? ये तालिबान है कि आपके जो मन में आएगा आप करने लगेंगे? आप किसी भी तरह के असामाजिक तत्व और जो खेल आप खेल रहे हैं उसे इस्लाम का नाम और इस्लाम के लिए लड़ी जा रही लड़ाई का नाम दे देंगे? जलाभिषेक यात्रा को लेकर 27 जुलाई 2023 को सर्वधर्म बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में नूह पुलिस, जिले के तमाम अधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के नेता, बजरंग दल के नेता, जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बैठक में यात्रा को शांति से निकालने का प्रस्ताव, उस पर चर्चा हुई। सभी पक्षों ने इस पर सहमति भी जता दी, यानी ज्यादातर मुझे लगता है बुजुर्ग इसमें रहे होंगे। और उसके बाद क्या हुआ? 30 जुलाई को मोनू मानेसर की यात्रा में शामिल होने के ऐलान का एक वीडियो वायरल होता है और आग लगाने को तैयार एजेंडाधारियों को मौका मिल जाता है। और फिर जो तस्वीर सामने आई वो आप सबने देखी है। नूह जलता है। नूह के साथ साथ हरियाणा के 6 जिलों में हिंसा की आग फैल जाती है। देखते ही देखते समाज का ताना बाना बिगड़ जाता है। नूह की जलाने की साजिश कोई बंद कमरे में अगर हुई होती तो समझ में आता है, तो खुलेआम हो रही थी सोशल मीडिया पर। धमकियों का दौर चल रहा है। दोनों पक्षों के हंगामा पसंद लोग जो हैं वो खुलेआम हिंसा की बातें कर रहे हैं। अपने आप को न जाने कहां का जेम्स बॉन्ड समझ रहे हैं। प्रशासन इससे समय से पहले रोकने में फेल हुआ, ये मानिए आप। इस पूरे मामले पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी का एक बयान आज चर्चा का विषय बना हुआ। खट्टर साहब ने क्या कहा, पहले आप सुन लीजिए। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2,70,00,000 आबादी है। अब 2,70,000 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000, 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई। सीएम साहब, आपने जो बात कही है ना वो एकदम सही है और सच भी है।
कि देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में पुलिस कर्मियों की कमी है और उससे बहुत सारे राज्य जूझ रहे हैं। लेकिन मेरी रिसर्च टीम ने एक आंकड़ा निकाला। 28 मार्च 2023 को लोकसभा में पब्लिक पुलिस रेशियो से जुड़े एक सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह आंकड़ा है। और यह आंकड़ा क्या कहता है? खट्टर साहब पेश नजर है। यह आंकड़ा कहता है 1 लाख आबादी पर पुलिसकर्मी कितने होने चाहिए? 196। पुलिस कर्मियों की मंजूरी कितनी है? 153। माफ कीजिएगा, 196 की मंजूरी है और 153 पुलिस कर्मियों को दिया गया है, उनकी तैनाती है। ये जो नीचे दो सेंटेंसेस लिखे हैं ये आपको थोड़ा गफलत में डाल सकते हैं, लेकिन देश में 196 1 लाख की आबादी पर पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन हमारे पास है कितने? 153 औसतन। हरियाणा में क्या हाल है? 1 लाख लोगों पर 280 पुलिसकर्मियों की मंजूरी है, लेकिन है कितने? 199 पुलिसकर्मी ये काम कर रहे हैं। यानी हरियाणा में पुलिसकर्मियों की पोस्ट भी ज्यादा है और राष्ट्रीय औसत के मुकाबले पुलिसकर्मियों की संख्या भी ज्यादा है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 1 लाख लोगों पर महज 182 पुलिसकर्मी की मंजूरी है। खट्टर साहब आपके यहाँ है 199 मंजूरी नहीं, जो तैनाती है। और उत्तर प्रदेश में क्या है? 1 लाख लोगों पर 182 पुलिसकर्मियों की मंजूरी और तैनाती कितनों की है? महज 133 पुलिसकर्मियों की। मतलब हरियाणा में 1 लाख आबादी पर 199 पुलिसकर्मी तैनात है और उत्तर प्रदेश में 133। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है उसकी मिसाल दी जा रही है, कोई इसमें दो राय नहीं है। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर जब नूह पहुंचे तो कई लोगों ने कहा कि योगी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल देखिए कितना सख्त है। इस आंकड़े को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस का जितना आपको सहयोग चाहिए होता है या जितनी जरूरत होती है, उतनी ही जरूरत इंटेलिजेंस को सख्त रखने की भी होती है। और नूह मामले में इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर रहा है, उस पर सवाल उठते रहेंगे। अगर ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता तो ना तो मामन खान या उन बातों को मान लेने के बाद तमाम तरीके के लोग सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काते, और ना ही मोनू मानेसर जैसे लोग इस तरीके से फोन का वीडियो बनाकर लोगों को उकसाने की कोशिश करते। अब अगली खबर का रुख करते हैं और इसका तो आप सबसे वास्ता है भाई। आज मैं आपको आगाह करने आई हूं, चेतावनी देने आई हूं कि अगर नहीं संभलेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। मैं डरा नहीं रही हूं, आगाह कर रही हूं। ये कोई हिंसा या बवाल वाली बात नहीं है, ये बात आपके और आपके बच्चों की सेहत से जुड़ी हुई है। लेकिन यह खबर इतनी जरूरी है कि जरा सा भी ध्यान भटकेगा तो आप इंपॉर्टेंट बात मिस कर जाएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक सभी को पता है कि मौसम लगातार बदल रहा है। बारिश है, उमस है, धूप है, बादल है, ये सब मिलकर एक ऐसा खेल रच रहे हैं कि इंसान इसमें फंसता जा रहा है। मॉनसून में या कहें कि बरसात में मौसम में कई बीमारियां फैलने के चांसेस होते हैं, इसलिए क्योंकि ये ना वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए बड़ा मुफीद मौसम होता है। टेम्परेचर एकदम इनके लिए शानदार होता है पनपने के लिए, वायरस और बैक्टीरियाज के लिए। एक तो वायरस साहब ने मुझ पर भी अटैक कर दिया है। ये ऐसी बीमारियां हैं कि घर के किसी एक सदस्य को इसने जकड़ा तो बाकी सदस्यों तक फैलने की आशंका बढ़ जाती है। डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया, कंजक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू, सर्दी जुकाम और बुखार, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, ये वो बीमारियां हैं जो बारिश के दिन अक्सर परेशान आपको करती है। और मौसम में बारिश के दिनों में गंदगी बढ़ जाती है। हमारे हिंदुस्तान का सिस्टम ऐसा है कि सड़कों में गड्ढे हैं, गंदी नालियां यहाँ आम बात है, और इन जगहों पर ही बीमारी पैदा करने वाले मच्छर और दूसरे खतरनाक बैक्टीरिया पनपते हैं। हम बहुत आगे तक आ गए हैं, लेकिन बहुत अभी करना बाकी है। अतिशयोक्ति का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि सब बढ़िया हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डेंगू बुखार एडीज मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर अधिकतर दिन में काटता है। दिल्ली में इस साल डेंगू के केस 200 के करीब पहुंच गए हैं
और दिल्ली सरकार इन मामलों को 5 साल में सबसे ज्यादा बता रही है। दिल्ली के कैंट के, एनडीएमसी के, एमसीडी के और दिल्ली सरकार के, इनफैक्ट एम्स के भी नोडल ऑफिसर्स और एमएस यहाँ पे आए थे। सब लोगों से हमने इंडिविजुअली उनकी तैयारी पूछी कि डेंगू के अलग से बेड्स रिजर्व हुए नहीं हुए, कितने टेस्ट अब तक किए गए हैं, कितने पॉजिटिव आए हैं, क्या मरीजों के लिए कोई सेट प्रोटोकॉल है, और बड़े तौर पे तो तैयारियां ठीक दिखी हैं। बाकी हम औचक निरीक्षण करेंगे अस्पतालों का और जहां पे कमियां होंगी वहां उनको बताएंगे। तो सुना आपने, दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली में डेंगू सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है, 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उससे भी ज्यादा डरने की बात यह है कि दिल्ली में डेंगू का जो स्ट्रेन इस बार फैल रहा है वो थोड़ा खतरनाक है। डेंगू के 4 स्ट्रेन इंडिया में पाए जाते हैं। इन्हें DENV1 यानी डेन 1 से लेकर डेन 4 के बीच कैटेगराइज किया गया है। DENV2 सबसे ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन माना गया है और यही स्ट्रेन दिल्ली में इस बार फैल भी रहा है। माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम का डेंगू इस बार देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने का आवश्यकता नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में डेंगू के मामले 5 साल के उच्चतम स्तर पर हैं। मैं क्यों बार बार दिल्ली सरकार के हवाले से कह रही हूं ये भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि दिल्ली में डेंगू मच्छर ना पनपे, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स के जिम्मे है। ये डीबीसी कर्मचारी घर घर जाकर पानी की टंकियों और कूलर्स को चेक करते हैं जहां मच्छरों के पनपने की संभावना ज्यादा होती है। दिल्ली में करीब 3,500 डीबीसी कर्मचारी हैं, लेकिन फिलहाल वो हड़ताल पर चल रहा है। डीबीसी कर्मचारी कह रहे हैं कि मार्च 2022 में उनकी नौकरी पक्की करने का वादा किया गया था, उस पर अमल होना चाहिए। मैं आज बीमारियों की बात करने आई हूं, आरोप प्रत्यारोप करने या किसी की जिम्मेदारी तय करने आज नहीं आई हूं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि डीबीसी कर्मचारियों की हड़ताल से 2 महीने पहले एंटी मलेरिया कर्मचारी एकता यूनियन ने दिल्ली नगर निगम को हड़ताल के बारे में जानकारी दे दी थी। कह दिया था कि अगर उन्हें नियमित नहीं किया गया तो 31 जुलाई से हड़ताल हो जाएगी। फिर भी दिल्ली नगर निगम के ऑफिसर्स और मेयर ने इस पर कुछ नहीं कहा। आंकड़े क्या कहते हैं ये देखिए, डरा कैसे रहा है डेंगू। साल 2018 में केसेस कितने थे? 56। 2019 में केसेस कितने थे? 14। डेंगू के 31 मरीज मिले थे 2020 में, फिर 2021 में 52 मिले थे, 2022 में आप आइए 169, 2023 में मामला पहुंच गया है 200 के पास। जुलाई महीने में डेंगू के 200 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में भी डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आमतौर पर अगस्त और सितंबर में फैलती है। उस दौरान मॉनसून ज्यादातर हिस्सों से जा चुका होता है और ये कड़वा सच है कि देश में डेंगू को काबू करने के ठोस उपाय अभी मौजूद नहीं है। दिल्ली सरकार ने बहुत इस पर काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम इससे अभी भी निपट नहीं पाए हैं। साल 2022 में ही देश भर में डेंगू के 2,33,000 से ज्यादा मरीज मिले थे पूरे देश भर में। दिल्ली में यह आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हुआ करता था। मैं फिर कहती हूं, मेरा मकसद आज किसी पर आरोप लगाना नहीं है, मैं सिर्फ बीमारियों और तथ्यों की बात करने आई हूं। दिल्ली में डेंगू के मरीज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ज्यादा बारिश है और दिल्ली में आई बाढ़ है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद बीमारियां फैलने का डर पूरी दुनिया में बढ़ जाता है। हालांकि दुनिया भर में इसके लिए बंदोबस्त पहले से ही किए जाते रहे हैं और मैं मान रही हूं कि बंदोबस्त पुख्ता किए भी होंगे सरकारों में, और मैं उम्मीद करती हूं कि अस्पताल के बाहर डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के मरीजों की कतार लगने से पहले ही सरकार इस पर काबू पा लेगी। कि हमने मोटे तौर पे ये कहा कि 5% बेड्स जो कोरोना के लिए रिजर्व थे वो सारे के सारे बेड्स अब डेंगू के लिए रिजर्व होंगे। सब हॉस्पिटल्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो रोज, हमारा एक पोर्टल है, जिस तरह से उस पोर्टल पे कोरोना के केसेस रोज रिपोर्ट होते थे, डेंगू पॉजिटिव के केसेस रोज रिपोर्ट होंगे। जो डेंगू का जो टेस्ट है, हमने कहा है कि उसका टर्न अराउंड टाइम कम किया जाए, जहां तक हो सके 6 से 8 घंटे के अंदर उसकी जो है रिपोर्ट जो है आ जानी चाहिए। ये तो डेंगू की बात हो गई, लेकिन आजकल आप ना चाहे वो भरी दोपहरी हो कि शाम को सूरज जा चुके हैं तब की बात हो, चश्मे में लोगों को देख रहे होंगे। ये वही बीमारी है जो दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में भी तेजी से फैल रही है। आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस इसे कहते हैं। महाराष्ट्र में आई फ्लू के 40,132 नए केसेस मिल चुके हैं।
सिर्फ पुणे में ही आई फ्लू के 8,200 केसेस हैं। दिल्ली एम्स में रोजाना आई फ्लू के 100 मरीज पहुंच रहे हैं। दिल्ली के गुरु नानक आई हॉस्पिटल में रोजाना 150 आई फ्लू के पेशेंट पहुंच रहे हैं। पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके जो मेन सिम्टम्स हैं वो है आँखों में लाली होना, पानी आना और खुजली होना, इचिंग, इस तरह के होते हैं। कुछ पेशेंट्स को कीचड़ या डिस्चार्ज की भी कंप्लेन रहती है। सो मुख्यतः ये 4 कंप्लेंट्स हैं। आई फ्लू हो या डेंगू, इन बीमारियों से बचाव संभव है। कुछ सावधानियां बस आपको बरतनी है। मतलब कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए हाथों को आपको बार बार अच्छी तरह से धोना है। बच्चों को स्कूल के लिए हैंड सैनिटाइजर देना है। एक तो ये जो मिथ है उससे अपने आप को थोड़ा दूर रखिएगा कि आपने उसकी आंखों में देख लिया तो आपको भी कंजक्टिवाइटिस हो गया या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए जैसे ये शख्स, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है यहाँ पर, इसने अपनी आंखें मली और मुझसे हाथ मिला दिया और मैंने फिर अपनी आंखों पर वही हाथ रख दिया, तब जाकर मुझे कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसकी आंखों में देख लूंगी बगैर चश्मे के भी तो मुझे कंजक्टिवाइटिस नहीं होगा। चश्मा इसलिए लगाते हैं ताकि वो जो बार बार आंखों में इरिटेशन होता है और धूल वगैरह जाती है उससे बचाव हो सके। तो आंखों और चेहरों को बार बार छूने से बचना है आपको। आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बजाय माफ कीजिएगा, चश्मे का इस्तेमाल जरूर करना। अपनी पर्सनल चीज़ें जैसे नैपकिन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। मैं जानती हूँ कि बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए आप घर पर तमाम सावधानियाँ बरतते हैं, लेकिन स्कूल में बच्चे ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं। दिन के लंबे वक्त में बच्चे स्कूल में ही रहते हैं और इसीलिए डेंगू से बचाव यहाँ भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पूरी बाजू की शर्ट पहनाकर भेजिए स्कूल में। स्कूल से कहें कि स्कर्ट की जगह बीमारी वाले मौसम में पैंट्स या फिर वो जो यूनिफॉर्म का हिस्सा है उसमें पैंट्स को इंक्लूड कर दें। स्कूल से कहिए कि क्लासरूम में या फिर स्टॉकिंग्स जो है उसे पहन सकते हैं। क्लासरूम में मच्छर मारने वाली दवाओं का छिड़काव कर लिया जाए। देख रहा हूँ आज भी स्कूलों के अंदर इसकी अवेयरनेस नहीं है। आज भी जो सामान्य जनमानुष है उसको नहीं लग रहा कि डेंगू आएगा, क्योंकि उनके मन में यही है कि डेंगू सितंबर में आता है। तो एक बड़ी कैंपेन चलाने के निर्देश जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट और DIP को दिए गए हैं। और आप मतलब ये बड़ा दिलचस्प है कि आपके सामने खड़ी हूँ, खुद सर्दी और खांसी से परेशान हूँ, दवाई खाकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्योंकि रोज़ आपसे मुखातिब होना ये मेरा वादा है। नाम है द रूबिका लियाकत शो। रूबिका लियाकत को ही आना है और आपके सामने इन सारी खबरों को रखना है। दवाई से याद आया, अगर आपको बुखार आ जाए, आंखों में जलन हो या सर्दी खांसी ही क्यों ना हो, खुद के डॉक्टर मत बनिएगा। गूगल पे सर्च मत करिएगा, फौरन डॉक्टर के पास जाइएगा। डॉक्टर की सलाह से ही दवाई खाइएगा, विनम्र निवेदन है। बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं उनकी भरपूर सराहना हो रही है। और अब बात करेंगे देश की सियासत की। सियासत में 2 तरह के लोग होते हैं आमतौर पर। एक होते हैं बयान बहादुर जो केवल बातों की राजनीति करते हैं, और दूसरे होते हैं काम बहादुर जो जमीन पर काम करते हैं, जिनका काम दिखता है। ये लोग काम करते हैं और इस काम का असर जमीन पर कैसे दिखता है ये आपको आंकड़ों के जरिए दिखेगा। मैं आज बात ये क्यों कह रही हूं, मैं इस बारे में आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार NDA सांसदों से अलग अलग ग्रुप्स में मीटिंग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं और सभी पार्टियां इस चुनाव से पहले अपने अपने एजेंडा और नैरेटिव पर बहुत काम कर रही हैं। उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन मैं PM मोदी की मीटिंग का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि उन्होंने इस मीटिंग में अपने सांसदों को एक खास टास्क दिया है। यह टास्क है मुस्लिम महिलाओं का भरोसा जीतना। सोमवार रात PM मोदी ने NDA सांसदों के साथ मीटिंग में कहा कि वो इस बार का रक्षाबंधन मुस्लिम महिलाओं के साथ मनाएं। सोर्सेज बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 3 तलाक बैन करने का फैसला इसीलिए किया ताकि मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। इस बैठक में PM मोदी ने समाज के हर तबके को जोड़ने की बात कही, जिसमें जाहिर है मुसलमान भी एक है। एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री अपने सांसदों से कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को भरोसे में लो, उनका विश्वास जीतो, वहीं अपने पड़ोसी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ।
लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के एक अल्पसंख्यक सांसद का दर्द आप सुन लीजिए। मैं 3-4 दिन से देख रहा हूं, एक दफा कहा गया हिंदू गाय का पुजारी, हम गाय की पूजा करें, ये हमारा हक है और हम करेंगे। हम पे लतीफे कसे जाते हैं और हिंदू हिंदू कह के यहाँ पे, क्या हम पाकिस्तानी है ना, तो हम क्यों नहीं कह सकते ये हमारे पाकिस्तानी। इनको गालियां देनी होती है, इंडिया को गालियां दे देते हैं हिंदुओं को, क्या कसूर है हमारा यहाँ पे। लालचंद्र माल्ही साहब सांसद है पाकिस्तान में। अगर एक अल्पसंख्यक सांसद के साथ ये सुलूक होता है तो पाकिस्तान के बाकी अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है, मुझे बताना आपको जरूरी है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के साथ क्या होता है, आपको पिछले साल के कुछ आंकड़ों के जरिए बता देती हूं। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में साल 2022 भी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बुरा रहा। वहां अल्पसंख्यकों की ईश निंदा, ब्लास्फेमी, टारगेटेड किलिंग, लिंचिंग, जबरदस्ती धर्मांतरण, उनके धर्म स्थलों पर हमला, महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। ये रिपोर्ट कहती है हिंदू, सिख, ईसाई के अलावा शिया और अहमदिया जैसे फिरकों को भी लगातार कट्टरपंथियों के खौफ के साए में रहना पड़ रहा है। पाकिस्तान के मानव अधिकार आयोग HRPC ने जो रिपोर्ट बनाई है, इसमें पुलिस के हवाले से लिखा गया है कि साल 2021 में ईश निंदा कानून के तहत 585 केस दर्ज किए गए थे, जिसमें से ज्यादातर पंजाब के थे। पाकिस्तान में 2009 में सरकारी नौकरियों में गैर मुसलमानों को 5% कोटा रखा गया था उनका, लेकिन इसी साल वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार से पूछा था कि गैर मुसलमानों के लिए रिजर्व 30,000 पोस्ट खाली अब तक क्यों है। एक तरफ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जोर जबरदस्ती हो रही है, तो भारत में प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतने का टास्क दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुसलमान पीएम मोदी पर भरोसा करने के लिए तैयार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से अब तक यानी 9 साल से ज्यादा वक्त से प्रधानमंत्री हैं। तो मेरा सवाल है कि क्या इन 21 सालों के कार्यकाल में एक भी ऐसी योजना बनी जिसमें मुसलमान शामिल ना हो? क्या बतौर सीएम और बतौर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकारी योजनाओं का फायदा मुसलमानों को नहीं मिला? एक भी ऐसा सरकारी कार्यक्रम मुझे बता दीजिए जिसमें मुसलमानों को अलग रखा गया हो। क्या इस सरकार में मुसलमानों की बेहतरी के लिए कोई नया कार्यक्रम या नई योजना नहीं बनी? क्या मुसलमानों को जोड़ने के लिए बीजेपी कुछ कार्यक्रम नहीं चला रही है? पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान उनके सियासी विरोधियों ने लगातार यह साबित करने की कोशिश की कि वो एंटी मुस्लिम है। ये इतनी बार और इतने मंचों से कह दिया गया कि एक पूरा नैरेटिव सेट हो गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि राजनीति तो बयानों से चल जाती है, लेकिन सरकार बयानों से नहीं चलती ना। गवर्नेंस से चलती है, योजनाओं से चलती है, कार्यक्रमों से चलती है और उनके क्रियान्वयन से चलती है। इसीलिए आंकड़ों के आधार पर इन सवालों की पड़ताल करते हैं। नैरेटिव की खबर जरूरी है लेना, जो बंद ही नहीं हो रहा है। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुनिए जो उन्होंने भोपाल में बीजेपी के कार्यक्रम में दिया था। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं। पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि मुसलमानों के नजदीक जाइए, उनको सरकार की योजनाओं की जानकारी दीजिए। मुसलमानों में भी उन लोगों के पास जाइए जो सबसे पिछड़े हैं, यानी पसमानदा हैं, महिलाएं हैं। इसीलिए जानना जरूरी है कि मोदी सरकार मुसलमानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं इस वक्त चला रही है। ये मुसलमान और इनके लिए चल रही योजना आपके सामने। मोदी सरकार की अल्पसंख्यक योजनाओं में उड़ान योजना है। मुस्लिम स्टूडेंट्स को कंपटीशन
या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग और छात्रवृत्ति शादी शगुन योजना दी जा रही है। मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनको ग्रेजुएशन के बाद 51,000 रुपए नकद दिए जा रहे हैं। उस्ताद योजना, जिसमें मुस्लिम कारीगरों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। सीखो और कमाओ योजना, जहां 75% ट्रेंड मुस्लिम युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। ईदी योजना, इसमें 5 करोड़ मुस्लिम स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति दी जा रही है और इसमें 50% लड़कियां होना जरूरी है। ये वो योजनाएं हैं जो केवल मुसलमानों पर केंद्रित है, ओनली एंड ओनली। इसके अलावा पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि, ये वो योजनाएं हैं जिनका फायदा पूरे देश में मिलता है। सबको मिलता है। सब मतलब मुसलमानों को भी मिलता है। इन योजनाओं के अलावा पीएम पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी 2014 में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बजट पर जो है लगातार चर्चा चल रही थी, उसे बढ़ाया था। इसी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुप्रथा से निजात भी दिलाई थी। इसके अलावा 6 लाख से अधिक वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों को डिजिटाइजेशन के लिए उपलब्ध कराया। पीएम मोदी ने ही सऊदी अरब सरकार से बात न केवल हज का कोटा बढ़वाकर बल्कि हज पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर 5% भी कर लिया है। अब मुस्लिम महिलाएं बगैर महरम के, यानी वो लोग जो भाई नहीं है, जो पिता नहीं है, जो पति नहीं है, इनके बगैर भी हज पर जा सकती है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस बात का जिक्र किया था। आप सुनिए। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बिना महरम हज पर जा रही महिलाओं के लिए खास तौर पर विमेन कोऑर्डिनेटर्स नियुक्ति की गई थी। साथियों, बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं उनकी भरपूर सराहना हो रही है। हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है। नरेंद्र मोदी बार बार अपने कार्यकर्ताओं और सांसदों को कह रहे हैं कि मुसलमानों के पास जाइए। अब मैं बात कर रही हूं बीजेपी के मुस्लिम आउटरीच के बारे में। बीजेपी ने इस साल 10 मार्च से पूरे देश में मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें मुसलमानों से सीधा संवाद किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से स्नेह यात्रा निकाली जा रही है। इसमें समाज के पढ़े लिखे और ओपिनियन मेकर्स को मोदी मित्र बनाया गया है। इसी महीने बीजेपी ने सूफी संवाद भी शुरू किया है। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे तारिक मंसूर और केरल के अब्दुल्ला कुट्टी को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले तारिक मंसूर यूपी में एमएलसी वो बने थे। ये मैं नेशनल लेवल की बात कर रही हूँ। इसमें राज्यों के स्तर पर जो पोस्टिंग हुई है, जो पदाधिकारी चुने गए हैं, वो मैंने शामिल नहीं किए हैं। हमारे देश में लोग अक्सर धारणाओं पर वोट करते हैं, पार्टियों को चुनते हैं, लेकिन इन धारणाओं को हकीकत के पैमाने पर परखना जरूरी है। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि इमेज नहीं, हकीकत को परखना जरूरी है। बयान बहादुरों पर नहीं, काम बहादुरों पर एक बार गौर करना जरूरी है, ताकि नफरत ना फैले, ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जहां पर आप काम के आधार पर अपना वोट रखें, ना कि नाम के आधार पर। शेख चिल्ली की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी। पाकिस्तान के नेता ऐसा ही कुछ करते हुए, बोलते हुए दिख रहे हैं। भारत ने जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो ये पाकिस्तान की इस तरीके की हरकतें थी जैसे खुद पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। और उन्होंने भारत से रिश्ते तोड़कर ये किया। फिर सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो गया। उसकी फैक्ट्रीज बंद हो गई, कारोबार ठप हो गया, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई। और उसके अलावा अगर कोई आसमान होगा तो वहां भी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान को अब फिर से भारत पर प्यार आया है। वो गाना है ना, आज फिर तुम पे प्यार आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दूसरी बार भारत से बात करने की इच्छा जाहिर की है।
शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत से जंग सिर्फ हमें गरीबी, गुर्बती, भुखमरी और लाचारी ही देती है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये बात आपको चुनाव पास आने पर ही क्यों समझ में आती है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? अब जब कुर्सी जा रही है तो आपको भारत याद आ रहा है? क्या पाकिस्तान के सभी सियासतदान एक ही सिंड्रोम से जूझ रहे हैं? इमरान खान भी जब प्रधानमंत्री थे तो भारत के खिलाफ जहर उगलते थे। जब से उनकी कुर्सी गई है तो भारत उनको बहुत पसंद आता है, तारीफों के एकदम पुल बांध देते हैं। आखिर पाकिस्तानी नेताओं को कुर्सी पर रहते हुए ये समझ क्यों नहीं आता कि भारत से अच्छे संबंध रखना कितना जरूरी है? हम तो जानते हैं अपना घर बचाना, पर आप तो देखो 12 अगस्त की रात 12 बजे शहबाज शरीफ का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। शहबाज पीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। कुर्सी छोड़ने से पहले शहबाज ने भारत के लिए क्या कहा, सुनिए। And we had 3 wars fought in the last 75 years. And what happened? I'm being very honest with you. It generated more poverty, unemployment, and lack of resources to finance education. We are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table. Because war is no more an option. मैंने शुरू में ही कहा था, पाकिस्तान के नेता पता नहीं किस फितूर में रहते हैं, भारत से ताल्लुकात तोड़ते रहते हैं और फिर कहते हैं ये होना नहीं चाहिए। इसी वजह से आज पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। और ऐसा क्यों कह रही हूं, बताती हूं। आर्टिकल 370 हटने से पहले पाकिस्तान भारत से 144 अरब रुपए का सामान खरीदता था। इसमें कच्चा माल सबसे ज्यादा था। पाकिस्तान कपड़े और दवा उद्योग के लिए भारत पर निर्भर है। व्यापार रुकने से पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग और चीनी उद्योग लगभग खत्म हो गया। पाकिस्तान का सारा कपड़ा उद्योग बांग्लादेश ने छीन लिया। पाकिस्तान में कपड़ा उद्योग बहुत अहम है, लेकिन 60% कपास वो भारत से मांगता है। इसीलिए पाकिस्तान ने 2018 में जो चीजें आयात की उनमें कपास का हिस्सा 24% था। कपड़े के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग है। लेकिन जब उसने भारत के साथ व्यापार बंद किया तो उसे ब्राजील, चीन, थाईलैंड से चीनी आयात करनी पड़ी और ये बड़ा महंगा पड़ा। सप्लाई कम हो गई, चीनी के दाम बढ़ गए। पाकिस्तान जो सामान भारत से मांगता है उसमें चीनी, चाय, ऑयल केक, पेट्रोलियम ऑयल, कच्चा कपास, सूती धागे, टायर, रबर, डाई, रसायन माफ कीजिएगा, उस समेत 14 ऐसी अलग अलग वस्तुएं हैं। पाकिस्तान को जो चीज़ें आसानी से और पड़ोस में ही सस्ते में मिल रही थी, अब वो दुनिया भर से घूम कर आ रही है। लेकिन व्यापार रोकने से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा आयात सिर्फ 34 अरब रुपए का था। हम क्या मांगते पाकिस्तान से? सीमेंट मंगवाते थे, छुआरे मंगवाते थे, सेंधा नमक ले आते थे जो व्रत में काम आता है। हालांकि पाकिस्तान ने पूरी तरह से भारत से व्यापार बंद नहीं किया है। वो अब भी अपनी जरूरत की चीजें हमसे ले रहा है, लेकिन दुनिया को दिखाता है कि उसने भारत से व्यापार बंद कर दिया है। मतलब व्यापार पूरी तरह से बंद भी नहीं किया और पूरी तरह से शुरू भी नहीं किया। और ये किस लिए? क्योंकि उसकी नजर कश्मीर पर है। कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान कंगाल हो गया और मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी जानता है कि उनकी सरकार उन्हें बहका रही है, फिर भी वहां की जनता उनके बहकावे में क्यों आ जाती है? पाकिस्तान की आम आवाम से मेरे कुछ सवाल है। आखिर कब तक कश्मीर के नाम पर गुमराह होते रहेंगे आप? आखिर कब तक अपने भ्रष्ट नेताओं से कश्मीर का राग सुन सुनकर झूठे ख्वाब देखते रहेंगे आप? पाकिस्तान सरकार ने आप लोगों को दाने दाने का मोहताज बना दिया, हाँ कि ना? भारत और पाकिस्तान 1947 में एक साथ आजाद हुए थे, हाँ कि ना? हम चांद पर पहुंच गए हैं और आप लोग कहां पहुंच गए हैं? चंदा मांगने। हम चंदा खोजने निकल गए और आप कटोरे में चंदा मांग रहे हैं। हमारे यहां से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ निकल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया को क्या दे रहा है? आतंकी। आज दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओ भारतीय हैं, जिनकी कंपनियों की नेटवर्थ ही पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। एंड आई एम नॉट लाइंग। इसीलिए अपनी सरकारों के कश्मीर वाले दाव के उस जाल में मत फंसिए। इतनी जंग लड़कर पाकिस्तान को समझ में आ ही गया है कि भारत से मुकाबला आसान नहीं। कश्मीर भारत का है, था और रहेगा इंशाअल्लाह मरते दम तक। मेरी सलाह है, इसके बजाय विकास पर ध्यान दीजिए।
ये जो शहबाज शरीफ बातचीत की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम जानते हैं कि इसमें सिर्फ राजनीति है, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार खनिज शिखर सम्मेलन हो रहा है। सारी दुनिया का ध्यान सम्मेलन की तरफ जाए, इसीलिए शहबाज ये बयान दे रहे हैं। इसके अलावा IMF से किस्त मिलने में भारत की तरफ से कोई मुश्किल ना हो, ये भी वजह है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को खुश करने और अपनी छवि सुधारने के मकसद से शहबाज बातचीत वाला झूठ बोल रहे हैं। पिछली बार IMF से किस्त मिलने से पहले भी शहबाज ने ऐसी बातें दोहराई थी। क्या कहा था, याद कीजिए आप। भारत से जंग लड़कर हम सबक सीख चुके हैं, जंग से हमें समय और संसाधन सिर्फ बर्बाद होते हुए दिखे हैं, जंग से सबक सीख लिया है, अब अमन चाहते हैं। भारत के साथ हम युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं, गोला बारूद नहीं शिक्षा पर खर्च करना चाहते हैं। कंगाली, गरीबी, बेरोजगारी लेकर ये जंग आती है। कश्मीर मुद्दे पर भारत से हम वार्ता चाहते हैं। अरे हम आपसे वार्ता नहीं चाहते, हम POK चाहते हैं। PM मोदी से वार्ता की अपील करता हूं, ये भी कहा था उन्होंने। एक तरफ शहबाज बातचीत की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मंत्री हिना रब्बानी बता रही है कि एक्चुअली भारत को लेकर पाकिस्तान की नीति क्या है। पाकिस्तान के उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी ने भारत पर पड़ोसी देशों की तरफ युद्ध वाला रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम 2023 को संबोधित करते हुए रब्बानी ने भारत को पश्चिमी देशों का प्रिय बताया। क्या कहा, भारत ने पश्चिमी देशों को खास बने रहने का फैसला किया है, लेकिन वो अपने पड़ोसी देशों को लेकर बहुत आक्रामक है। रब्बानी के मुताबिक भारत अपने पड़ोसियों को लेकर काफी छोटी सोच रखता है। ऐसा है मैडम हिना रब्बानी जी। सुनिए आप, छोटी सोच भारत की नहीं, पाकिस्तान की है। सारी दुनिया कर्ज या खैरात देती है, तब पाकिस्तान का गुजारा चलता है। पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, फिर भारत की बात करेंगे। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसके लिए पश्चिम भारत से अच्छा संबंध चाहता है। पाकिस्तान सारी दुनिया में कटोरा लेकर पहुंच जाता है, और इसमें भारत का क्या कसूर है बताइए। पाकिस्तान के इस दोहरे रवैया, डबल स्टैंडर्ड की वजह से वहां का दरअसल पाकिस्तान में अब चुनाव जो आने वाले हैं, यही तो कारण है। शहबाज शरीफ बातचीत का ड्रामा रच रहे हैं। शहबाज को 12 अगस्त से पहले अपनी कुर्सी खाली करनी है, नवाज शरीफ को वहां बिठाना चाहते हैं, चुनाव जीत जाना चाहते हैं, पर यह सब होने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल लग रही है। और इसीलिए पाकिस्तान अपने बिगड़े हालात के लिए हिंदुस्तान को नहीं, खुद को जिम्मेदार ठहराए। आगे बढ़ते हैं। तो आज मेरा हिंदुस्तान में आपके सामने 2 तस्वीरें रख रही हूं। पहले 90 के दशक की है, दूसरी अब की है। ये 2 तस्वीरें गवाही दे रही है कि मेरा हिंदुस्तान कितना बदल चुका है। ये कश्मीर के चराराए शरीफ दरगाह की तस्वीरें हैं, जिसे आतंकियों ने जला दिया था। एक बार फिर से इसमें रोशनी के दीपक जलाए गए हैं। घाटी की पहचान रही सूफी संस्कृति को फिर से जीवित किया जा रहा है। कट्टरवाद और आतंकवाद ने इस संस्कृति को खत्म करने की जो साजिश रची थी, वो आर्टिकल 370 हटने के बाद खत्म हो गई है। कश्मीर घाटी में सूफियों की दरगाह पर मेले लग रहे हैं। आम लोग फिर से बगैर डर के दरगाहों पर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने पिछले कुछ दिनों में बदलते हिंदुस्तान की कई सारी तस्वीरें दिखाई है। पहली तस्वीर है कश्मीर में ताजिया में शामिल हुए लोगों की। अरसे बाद ये हुआ है, वरना वहां पर तो वहाबिज्म चलता है ना, ये सब तो शिर्क कहलाता है। लेकिन आज 370 हटने के बाद ये वादी की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर चराराए शरीफ दरगाह की है। तीसरी तस्वीर जो है शेख नूरुद्दीन नूरानी दरगाह की है। ये वो संत है जिन्हें कश्मीर का नंद ऋषि भी कहा जाता है। शेख नूरुद्दीन नूरानी एक संत, रहस्यवादी, कवि और इस्लामी उपदेशक थे। वो कश्मीर के ऋषि संप्रदाय के संस्थापकों में से एक है। इनका जन्म साल 1377 में कुलगाम जिले में हुआ था। कश्मीर में 2000 ऋषियों के होने का जिक्र मिलता है, 2000। श्रीनगर से लगभग 28 किलोमीटर दूर पाक सूफी दरगाह है। मई 1995 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने चराराए शरीफ दरगाह को जला दिया था। उसका फिर से पुनर्निर्माण हुआ है। ये खूबसूरत दरगाह आपको दिख रही है। LG मनोज सिन्हा जो है वो कश्मीर की सूफी परंपरा और भाईचारे को कायम करने में लगे हुए हैं, और इसीलिए वो सूफियों की दरगाहों में जा रहे हैं जिन्होंने कश्मीरियत की भावना को आगे बढ़ाया।
पिछले साल भी एलजी मनोज सिन्हा जो है वो इस दरगाह पर गए थे, क्योंकि ये दरगाह हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बयां करती है। कश्मीर में फिर से भारतीय संस्कृति के पुरातन दौर को वापस लाने का एक कवायद जो है वो चल पड़ी है। जब कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा हुआ करता था, उसी भाईचारे को वापस लेने की ये शुरुआत दिख रही है। द रूबिका लियाकत शो में अब मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए भारत 24।